ओके सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। यहाँ पर हम CSP 2021 यानी कि प्री 2021 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हम नॉलेज को यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम उस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। जहाँ पे लगेगा कि हमें थोड़ा डिटेल में जाना है तो वहाँ पे हम डिटेल में भी जाएंगे, और जहाँ पे शॉर्ट में किसी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है तो उसको हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िए। इस बात को ध्यान में रखना कि प्री में हमारे पास में करीब 100 सवाल होते हैं। 100 में से आप हर साल पाएंगे करीब 20 से 25 क्वेश्चंस वो होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जिनको सॉल्व करने के लिए सिर्फ लॉजिक की ज़रूरत है। और ये लॉजिक कैसे डेवलप करना है ये PYQ सॉल्व करने से ही समझ में आएगा। एक बार समझिए। एक बार आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िए। यहाँ पे हम प्रायोरिटी पे हिंदी मीडियम को लेके चलेंगे। इसके पीछे कारण है कि इंग्लिश मीडियम के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है जो इंग्लिश मीडियम में करवा रहे हैं, बट हिंदी मीडियम के लिए बहुत रेयरली कोई टीचर है जो सही तरीके से समझा पा रहे हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर की नियुक्ति की जाती हैं। हमें नहीं पता कि जो RBI का गवर्नर है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या क्या करती है, कुछ भी नहीं पता है। एक बार इस ऑप्शंस को छोड़ते हैं। एक बार ऑप्शन नंबर सेकंड को पढ़िए। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में RBI को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। वैसे तो हिंदी बहुत टफ है, पर फिर भी एक बार इंग्लिश में भी समझ लेंगे, ठीक है। RBI का गवर्नर अपना अधिकार RBI अधिनियम से प्राप्त करता है, ठीक है। एक बार ऑप्शन नंबर सेकंड को फिर से पढ़िए। द सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इश्यू डायरेक्शन टू द RBI इन पब्लिक इंटरेस्ट। हमें ये ऑप्शंस भी नहीं पता है, पर हमें ये बात पता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इश्यू डायरेक्शन टू द RBI। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसके ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब कुछ नहीं बताता है। इसके पीछे कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत लिमिटेड चीज़ें लिखी गई हैं। अगर उसमें सब कुछ डाल देंगे तो वो बुक बहुत बड़ी हो जाएगी। और इस बात का ध्यान रखने के लिए हमने क्या किया कि उसमें वो बातें ही लिखी जो इंपॉर्टेंट है, बाकी बातों के लिए हमने अलग से लॉ बनाए। तो जैसे कि RBI को कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास में RBI एक्ट बनाया हमने, और ये एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि अगर किसी भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रूव, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, यानी कि भारतीय संविधान ये बताता है, भारतीय संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट कहीं पर भी आता है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, और आप पाएंगे कि मैक्सिमम ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। और इस लॉजिक के साथ में चलेंगे तो अपन ऑप्शन नंबर सेकंड को गलत करते हैं तो हमारा आंसर A और C आ जाता है। एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िए। भारत में नियोजित अधिनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं, ठीक है। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्योंकि हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। द ऑल कैजुअल वर्कर आर इनटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज, ठीक है। ऑल कैजुअल वर्कर आर इनटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग और एंड ओवर टाइम पेमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एलिमिनेशन की एक टेक्निक सिखाता हूँ। अगर किसी क्वेश्चंस में दोनों स्टेटमेंट में अगर ऑल वाले स्टेटमेंट आते हैं तो ध्यान में रखना कि दोनों में से एक स्टेटमेंट यूजुअली सही होगा, ये आप पाएंगे, ठीक है। ये तो एलिमिनेशन का एक लॉजिक है। ये इसके लिए लगाना जब आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको दोनों में से किसी एक को सही मानना और एक को गलत मानना है। पर यहाँ पे अपन एक दूसरा लॉजिक पे लगाएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑल कैजुअल वर्कर आर इनटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज। तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको पता होगा कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड किसके लिए बनता है, ताकि आप जब रिटायरमेंट होंगे, रिटायरमेंट के बाद में आपको पेंशन मिलेगी। तो आपको पता रखना चाहिए कि जो ऑल कैजुअल वर्कर है, तो जब इस सारे वर्कर को अगर रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलने वाली है तो क्या मतलब, फिर ऑब्वियस सी बात है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर जो लोग एक सिस्टमेटिक रूप से काम कर रहे हैं उनके लिए ये प्रावधान होता है। तो जब ऑल कैजुअल वर्कर की बात की गई है तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हम अगर ऑप्शन नंबर थर्ड को पढ़ेंगे भी नहीं तब भी हमारे पास वो आंसर आ जाता है सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। वैसे अगर एक बार के लिए ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ते हैं तो वो कुछ इस तरीके से है। द गवर्नमेंट कैन बाय ए नोटिफिकेशन स्पेसिफाई डेट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्रीज सेल पे वेज ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। हमें नहीं पता था पर हमें ये पता है कि स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट
कहीं ना कहीं गलत है, तो हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। एक बार स्टेटमेंट नंबर 3 को फिर से भी पढ़ लीजिए, कभी फ्यूचर में सवाल बने तो। भारतीय सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती हैं कि कोई भी प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कर सकती हैं, कर सकता है, तो गवर्नमेंट के पास में पावर है, कर सकता है, तो अपन इसको सही मान के चल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? इस थीम पे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है, आगे भी पूछेगा, पहले भी पूछा है। इस थीम को एक बार समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन? जब मंदी चल रही है तो गवर्नमेंट या फिर क्या स्टेप लिया जा सकता है? कट इन द टैक्स रेट accompanied बाय द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। हिंदी में पढ़ेंगे तो करों की दरों में कटौती के साथ में ब्याज की दर में वृद्धि करना, ठीक है। सार्वजनिक परियोजना में व्यय में वृद्धि करना, ठीक है। कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज की दर में कमी करना, ठीक है। सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय की कमी करना, ठीक है। अब एक बार के लिए थीम को समझिए, पूछा क्या गया है, आर्थिक मंदी यानी कि इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, मतलब मार्केट पूरा बैठा हुआ है। उस सेंस में काम क्या कर सकती है गवर्नमेंट? यहाँ पे पूछा गया है करों की दरों में कटौती के साथ में ब्याज की दर में वृद्धि करना। अब इस स्टेटमेंट को एक बार मार्केट में लगा के समझते हैं। मार्केट है, मार्केट में सभी लोग हैं, लोगों की जेब में पैसा है। जैसे कि मेरे पास में पैसे हैं 100 रुपये। अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, करों की दरों में कमी कर देती हैं, तो मैं पहले अगर मार्केट में जा रहा था, कुछ चीज़ें खरीदा था, तो मुझे 10% टैक्स देना पड़ रहा था, या फिर मैं डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा हूँ तो 10% देना पड़ रहा था, तो मुझे 90 रुपये मेरे पास में रह रहे थे। अगर कर कम कर देंगे, यानी कि टैक्स कम कर देंगे, मानो गवर्नमेंट अब 5% टैक्स लगा रही है, तो मेरे पास में कितने पैसे बचेंगे? 95। तो इस सेंस में सीधी सी बात है कि मैं मार्केट में ज़्यादा खर्च कर पाऊंगा, और जब मैं ज़्यादा खर्च कर पाऊंगा तो सीधी सी बात है कि जो मार्केट बैठा हुआ है वो वापस से उड़ सकता है। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। अब आप ये भी समझना कि जब भी यूपीएससी कोई सवाल पूछता है और उसमें 2 फैक्ट एक साथ में देते हैं, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी क्या करता है कि पहला वाला स्टेटमेंट सही देगा और सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत कर देगा। अब ये समझिए कि कर तो कम हो गए, तो मेरे पास में तो 95 रुपये हो गए, लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो बैंकों के भरोसे रहते हैं कि बैंक वाले ब्याज पे पैसा देंगे और उस पैसे के भरोसे अपन कुछ खरीदेंगे। तो हमने क्या स्टेटमेंट क्या करा है, ब्याज की दरों में वृद्धि करना। अब मानो पहले वो व्यक्ति बैंक से 1000 रुपये ब्याज पे ला रहा था, तो बैंक वाले उससे 10% ब्याज ले रहे थे, लेकिन अब क्या कर रही है, ब्याज की दरों में वृद्धि हो रही है, तो बैंक अब 15% ब्याज ले रहा है। तो इस सेंस में क्या होगा कि पहले उस व्यक्ति को 150 रुपये बैंक को पहले उस व्यक्ति को 100 रुपये बैंक को देने पड़ रहे थे, अब उसको 150 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास में कम पैसा बचेगा, तो उस सेंस में अपन देखेंगे कि स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको ये स्टेटमेंट, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। और एक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूपीएससी जब भी कोई सवाल पूछता है उसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट सबमर्ज होते हैं, तो उस सेंस में वो स्टेटमेंट गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो ये कट जाएगा। अब एक बार के लिए सी को पढ़िए, करों की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज की दरों में कमी लाना। तो उस सेंस में वही हो गया कि पहले मेरे पास में 100 थे, और अब गवर्नमेंट पहले 10% लगा रही थी, अब गवर्नमेंट 20% लगा रही है, तो इस सेंस में मेरे पास में पैसे कम हो गए, तो इस सेंस में ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। अब अपन को एक सिंगल स्टेटमेंट मिल रहा है, सार्वजनिक परियोजना पे व्यय में वृद्धि करना। अब देखिए कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल MG नरेगा, जिसका अब नाम बदल दिया गया है, तो ऐसी योजना अगर गवर्नमेंट ज़्यादा चलाएगी तो क्या होगा, ऐसी योजना चलाएगी तो लोगों के जेब में पैसा आएगा, लोग काम करेंगे तो उसके जेब में पैसा आएगा, तो वो मार्केट में खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। इस वाले पूरी थीम को एक बार के लिए अच्छे से समझ लेना, यूपीएससी हर साल सवाल पूछता है और आगे भी पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती हैं यदि अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट बी इंक्रीज इफ। क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है, मार्केट की बाकी सारी चीजें अपरिवर्तित रहेगी, फिर भी मार्केट में वस्तुओं की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। ऐसा कब हो सकता है, जब इसकी स्था जब इसकी स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। अब ये क्या है, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स इंक्रीज, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्स इंक्रीज, द गुड इज inferior good and
इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज एंड इट्स प्राइस फॉल। ओवरऑल समझिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि मार्केट में बाकी सारी चीज़ें अपरिवर्तित हैं, फिर भी उस वस्तु की मांग मार्केट में बढ़ रही है। ऐसा कब हो सकता है? ये समझिए स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि जब उसकी स्थापन वस्तु का मतलब ये होता है, या फिर सब्स्टिट्यूट वस्तु का मतलब ये होता है कि अगर मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, और अगर मुझे कॉफ़ी के बदले में अगर कोई चीज़ लेनी है तो मैं चाय ले सकता हूँ, तो कहीं ना कि इसको रिप्लेस कर पा रही है। सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बिस्किट ले रहा हूँ तो मैं बिस्किट की जगह पे टोस्ट भी ले सकता हूँ। अब कहना ये चाह रहा है कि इसकी स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, तो क्या होगा कि मानो पहले मैं कॉफ़ी पी रहा था, अब कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई है, तो उस सेंस में मैं क्या करूँगा, अब चाय पीना शुरू कर लूँगा। अब आप इसको समझिए कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या कह रहा था कि अन्य बातें अपरिवर्तित रहे, फिर भी मार्केट की जो बाजार की मांग है वो बढ़ जाएगी। तो ये देखिए कि कीमत किसकी बढ़ी है, कॉफ़ी की। चाय की कीमत तो बढ़ी या घटी कुछ भी नहीं हुई है। उस सेंस में भी चाय की कीमत चाय की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉफ़ी की कीमत है वो बढ़ी है इसके कारण। तो कहीं न कहीं ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। अब ये देखिए कि पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो क्या होगा? पूरक वस्तु का मतलब ये होता है जैसे कि बाइक एंड पेट्रोल। अब आप ये समझिए कि बाइक में पेट्रोल डलता है, बिना पेट्रोल के बाइक चल नहीं सकती। तो बाइक का लिए पूरक वस्तु क्या है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या है, ये पेट्रोल। तो कहना ये चाह रहा है कि इसकी पूरक वस्तु के अंदर वृद्धि होगी, तब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब ये देखिए अगर पेट्रोल ज़्यादा महंगा होगा तो लोग बाइक ज़्यादा खरीदेंगे, खरीदेंगे क्या? नहीं। अगर पेट्रोल ज़्यादा महंगा होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग बाइक से साइकिल पे आ जाएंगे। मैं एक नॉर्मल जनरलाइज स्टेटमेंट कह रहा हूँ, आप ये मत कहना कि हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो महंगा होगा तो भी चलाएंगे बाइक, ऐसा नहीं। एक जनरलाइज इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है। तो उस सेंस में स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एक बार के लिए स्टेटमेंट नंबर थर्ड को पढ़िए। वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। ये जो घटिया किस्म की वस्तु है ना, ये हिंदी में इन्होंने बहुत गलत लिखा है। इंपीरियल गुड एक अलग तरीके का इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कुछ ऐसी वस्तु होती हैं, जब लोगों के पास में पैसा आता है ना, तो लोग उस वस्तु को खरीदना बंद कर देते हैं। लोग समझते हैं कि इंफीरियर है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बीड़ी वर्सेस सिगरेट। जो गरीब लोग हैं वो बीड़ी पीते हैं, अमीर लोग हैं वो सिगरेट पीते हैं, ऐसा जनरलाइज लोग मानते हैं। तो अगर एक व्यक्ति है जो इसके पास पैसा नहीं है तो वो पहले बीड़ी पी रहा था, अब उसके पास पैसा आ गया तो वो सिगरेट पी रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द गुड्स इज द इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। अब ये बीड़ी पीने वाला व्यक्ति है, अगर इसकी इनकम बढ़ेगी तो क्या बीड़ी की मांग में बढ़ेगी, बीड़ी की मांग बढ़ जाएगी? नहीं, बीड़ी की मांग तो घट जाएगी। इंफीरियर वस्तु का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर इंफीरियर वस्तु को यूज करने वाला जो कंज्यूमर है, अगर उसकी कीमत, उसकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी, उस सेंस में वो उस वस्तु को खरीदना ही बंद कर लेगा। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो एक बार के लिए अपन ऑप्शन नंबर 3 से चलते हैं ना, तो 3 वाला अगर काट भी देते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन 1 और 4 पहुंच जाता है। तो थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना था इंफीरियर वस्तु वाला। वैसे मैं आपको इकोनॉमी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ में चला के लेके चल रहा हूँ। और ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ प्राइस फॉल्स, अगर किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका परिवेक्षण व विनियमन किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये देखिए इस स्टेटमेंट में फिर से दो फैक्ट, लोकल बोर्ड एंड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। दे कैन इश्यू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ओके। दे वर brought under the preview of the Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966। ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं तो अपन को इस स्टेटमेंट को गलत मानना था। अगर अपन इसको गलत मानते तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर 1 होता। पर मैंने आपको पहले ही बताया कि एलिमिनेशन टेक्निक हर क्वेश्चंस पे काम नहीं करती हैं। यहाँ पे नॉलेज की जरूरत थी, और इसका मतलब ये नहीं कि एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे काम नहीं कर रही है तो कहीं पर भी काम नहीं करेगी। इसको क्यों गलत मानना था वो बताइए, बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें देखिए 2-3 फैक्ट है। पहला 1966 उसमें एक संशोधन हुआ, फिर बैंकिंग विनिमय अधिनियम, फिर 1949। तो आप समझ पा रहे हो 2-3 फैक्ट इसमें दिए हुए हैं, तो उसके आधार पे अपन इसको गलत मान सकते हैं। और एक खेल ये भी है कि यूपीएससी जब भी कहीं पर भी
ईयर या फिर कोई फैक्ट देता है तो वो गलत देता है, तो उसके मान के इसको अपन गलत कर सकते थे, पर इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 गलत है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उसका प्रीवेक्षण विनिमय किया जाता है। तो जो सहकारी बैंक होती हैं, शहरी सरकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक होती हैं, उसका उसको दो लोग कंट्रोल करते हैं, एक तो आरबीआई प्लस स्टेट गवर्नमेंट। जो आरबीआई होती है ना, वो तो उसके रूल्स बनाती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंट्रोल रखती है, उसके ऊपर जांच पड़ताल वगैरह वो करते रहते हैं, रेगुलेशन का ध्यान वो रखती हैं। तो आप ये देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट रखती तो ध्यान है, बट कोई भी स्थानीय मंडल यानी कि लोकल कोई भी बोर्ड सेटअप नहीं होता है। रूल ये था, तो इसके कारण कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। ओवरऑल इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार मिलेंगे इकोनॉमी में, जहाँ पे प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होती है, जो किसी को नहीं पता होता है और वो गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गलत होता है, तो इसका आंसर बी होता है। ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है। भारतीय शहर भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे किन किन से प्रभावित होते हैं? अब देखिए सवाल क्या है। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड हिल्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फेडरल रिजर्व, एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। अब आपको ये बात समझनी होगी कि जब भी किसी क्वेश्चन में यूनाइटेड स्टेट का नाम आता है, खासकर इकोनॉमी में बैंकिंग के रिगार्डिंग, तो उस स्टेटमेंट में हमें डरना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। हमें उसको कहीं ना कहीं जनरलाइज स्टेटमेंट की तरह लेके चलना है। अब सवाल क्या कह रहा है, भारत में जो बॉन्ड है उसकी हिल्ड, उसके प्रतिफल कह सकते हैं कि उसका जो प्रॉफिट है वो किन कारणों से प्रभावित हो सकता है? अगर यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएस में जो उसका फेडरल रिजर्व है, अगर वो कोई भी एक्शन लेगा, तो क्या भारतीय बॉन्ड के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस आ सकता है? हाँ, आ सकता है। अगर आपने बेसिक इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि भारत के बाहर के देश, बाहर के जो लोग होते हैं वो भी भारत में इन्वेस्ट करते हैं। और वो इन्वेस्ट कैसे करते हैं, जब वहाँ की जो बैंक होती है वो भी कोई ना कोई एक्शन लेती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने एक्शन बदलते हैं। तो जनरलाइज स्टेटमेंट में इसको सही माना जाएगा, और वैसे भी सही है, क्योंकि देखा जाएगा कि अगर यूएस में अगर जो बॉन्ड है वहाँ पे अगर उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने पैसे निकालेंगे और भारतीय बॉन्ड में डाल देंगे, अगर उनको यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो बेसिक जनरलाइज स्टेटमेंट ले सकते हैं। बाकी एक्शन ऑफ द आरबीआई बैंक एंड इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, सीधी सी बात है कि आरबीआई कुछ भी काम करेगा तब भी प्रॉफिट बढ़ेगा, जो बॉन्ड हिल्ड है उसमें कुछ प्रभाव आएगा, और इन्फ्लेशन यानी कि जो मुद्रास्फीति है उससे भी प्रभाव आएगा। तो डी नंबर ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, foreign institutional investment with certain condition, global depository receipt, non-resident external deposit. Which one of following can be included in foreign direct investment? अब बाकी सब सही था, अब इसको अपन को एक जनरलाइज वे में कैसे सॉल्व करना था। अब यहाँ पे ये समझिए, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, जब कोई नॉन रेजिडेंट भारत में कहीं पर कोई डिपॉजिट करवाता है तो क्या उसको अपन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझते हैं? नहीं समझते। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से किसे किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के सम्मिलित किया जा सकता है? जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है उसमें जो अनिवासी विदेशी जमा है, क्या उसको अपन काउंट करते हैं? नहीं। भारत के बाहर का अगर कोई व्यक्ति है, जो जैसे कि आपको एनआरआई का पता होगा, अगर वो चाहे तो भारत में खाता खुलवा सकते हैं, तो वो जो खाता खुलवा रहे हैं वो क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? नहीं है। अगर अपन ऑप्शन नंबर 4 से भी चल जाते हैं तो अपने पास में सिर्फ ऑप्शन बचता है एक और ए और बी बचता है। अब अपन को लेके क्या चलना है, सिर्फ अपन ऑप्शन नंबर 1 को भी पढ़ते हैं, विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, या फिर कुछ शर्तों के साथ में विदेशी संस्थागत निवेश। तो आप क्या लिख रहा हुआ है, विदेशी संस्थागत निवेश कुछ शर्तों के साथ में। तो भारत में अगर कोई निवेश आ रहा है तो उसको अपन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मानते ही हैं, तो इसके साथ में भी चलते तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। थोड़ा नॉलेज, थोड़ी एलिमिनेशन से काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव ये है कि वह अनिवार्य रूप से, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, द इफेक्ट ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी इन इज द नेसेसरली, क्या करेगा, उसका क्या प्रभाव आएगा वो समझते हैं। अगर किसी करेंसी की वैल्यू को घटा दिया जाता है, अवमूल्यन हो जाता है, तब विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। ठीक है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, ठीक है, और व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को ये समझना था कि अगर भारतीय भारतीय पैसा है, अगर उसको वैल्यू कम हो रही है डॉलर के सामने, तो क्या होगा, इंक्रीज द
फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। अब भारत की वैल्यू भारत में कम हो रही है तो बाहर कहाँ से बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो पहले झटके गलत हो जाता है। अगर इसको अपन काट ले तो हमारे पास में एक और 3 बचता है। अब यहाँ पे देखिए, इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। जब पैसा घटता है ना तो भारत से निर्यात बढ़ता है, इस बात को हमेशा समझना, ठीक है। तो भारत से जब निर्यात बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारी कॉम्पिटिटिवनेस फॉरेन मार्केट में बढ़ जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाता है। इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस कोई इंप्रूव नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ निर्यात बढ़ता है, आयात तो निर्यात बढ़ जाता है, पर वो कहना कि पूरा इंप्रूव नहीं करता है, उस बात को भी हमें समझना होगा। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द ब्लैक मनी इन मार्केट हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।